नमस्कार दोस्तों, 29 अगस्त 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी न्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़, न्यू BH नंबर सीरीज फॉर व्हीकल। ये BH सीरीज क्या है तो देखिए अभी समझाता हूँ। इस रिफॉर्म को सेंट्रल मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि देखिए गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स होनी चाहिए। तो अप्रैल 2019 से पहले जो भी व्हीकल सोल्ड किए गए हैं वहाँ पे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स लेके आइए। उसके बाद से वैसे भी जो गाड़ियाँ दी गई हैं वहाँ पे जो भी आपके डीलर वगैरह है उनसे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने को कहा गया है। अब सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये जो HSRP है, आपकी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स, इसका लॉजिक क्या है। देखिए ये जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होती है एल्यूमिनियम से बनी हुई होती है और जब इसको व्हीकल से लगाया जाता है ना तो इसमें दो नॉन रीयूजेबल लॉक्स होते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है इसमें एक हॉट स्टैम्प्ड क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम होता है अशोक चक्र का। इसी प्लेट में बॉटम के लेफ्ट कॉर्नर में एक 10 डिजिट का पिन होता है जिसको आप परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हो। इसको भी लेजर इनग्रेव करके लगा दिया जाता है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपकी गाड़ी का जो इंजन का जो चेसिस नंबर होता है वो भी सेंट्रलाइज तरीके से इस प्लेट में रखा हुआ होता है और ये प्लेट इलेक्ट्रॉनिकली सेंट्रलाइज डाटाबेस में रजिस्टर्ड होती है। तो पुरानी जो प्लेटें होती थी ना उन प्लेटों को टेम्पर करना बहुत आसान होता था। तो अगर कोई क्राइम हुआ तो एक गाड़ी में से पुरानी प्लेट हटा दी जाएगी, नई प्लेट लगा दी जाएगी और कभी भी अथॉरिटीज ये जान नहीं पाएंगी कि हाँ भाई प्लेट रिप्लेस कर दी गई है। अब ये जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स है ना इनको टेम्पर नहीं किया जा सकता जल्दी और इनको लगाना मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर किसी ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स अपनी गाड़ी में नहीं लगाई गई है तो उसके ऊपर 10,000 रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। कौन से एक्ट के अंदर? मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। और अब इस आप कह सकते हो कि 10,000 के फाइन को 5500 कर दिया गया था, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए जानना कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स के साथ टेम्परिंग नहीं हो सकती और उनको अभी के लिए मैंडेटरी कर दिया गया। तो कल की डेट में गाड़ी का इस्तेमाल किसी क्राइम वगैरह में होता है तो उसके नंबर को इतनी आसानी से नहीं छुपाया जा सकता। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया कि उस प्लेट की क्या क्वालिटी है। ठीक है ना, रंग बिरंगी प्लेट होती है, इसको टेढ़ा मेढ़ा करके आप 3-4 नंबर देख सकते हो। ओवरऑल वो सेंट्रलाइज डाटाबेस से कनेक्टेड होती है। अब खास बात यहाँ पे ये बताई जा रही है कि सेंट्रलाइज प्लेट क्या होती है। नंबर प्लेट ये हमने देख लिया। अब उस नंबर प्लेट पे जो नंबर लिखा हुआ होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपने देखा होगा UP32 तो ये लखनऊ का नंबर है, MH07 तो महाराष्ट्र की नंबर आ गए। अब होता है कि मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी को किसी एक स्टेट में रजिस्टर करवाया, लेकिन अगर आप उसको दूसरे स्टेट में लेके जाते हो तो नियम कानून ये हुआ करता था कि 12 महीने के अंदर आपको दूसरे स्टेट में उस गाड़ी को री रजिस्टर करना होता था। तो दूसरे स्टेट में आप जाओगे, वहाँ के RTO में, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाओगे, फिर वहाँ पे 10 बार चक्कर मारो। रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस में वैसे भी जल्दी काम नहीं होता, सरकारी ऑफिस होता है। तो ये गाड़ी का आपको ट्रांसफर कराना पड़ता था नंबर, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में शिफ्ट कर रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है भारत सीरीज नंबर। भारत सीरीज नंबर अगर BH नंबर के साथ किसी ने अपनी गाड़ी को रजिस्टर किया है तो उसके बाद फिर आप किसी भी स्टेट में जाइए देश में, आपको गाड़ी के री रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, प्लस गवर्नमेंट ने बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, स्टेट गवर्नमेंट, फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के एम्प्लॉयज हैं, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के एम्प्लॉयज हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज जो कि आप कह लो कि 4 या 4 से ज़्यादा शहरों या यूनियन टेरिटरीज में काम करते हैं, उनको वॉलंटरी बेसिस पे बोला जाएगा कि भाई आप इस नंबर को चाहो तो अपनी रजिस्ट्रेशन प्लेट पे लिखवा लो। फॉर्मेट क्या होगा BH रजिस्ट्रेशन मार्क का? तो YYBH, फिर 4 नंबर्स, फिर XX। YY डिनोट करता है कि भैया कौन से साल में आपने गाड़ी रजिस्टर की। BH तो भारत सीरीज का कोड है। ये 4 जो हैश हैं ये आपका रैंडमाइज्ड 4 डिजिट नंबर होगा जो सबके लिए अलग अलग होगा। और XS तो अल्फाबेट्स होते हैं रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के हिसाब से, तो XX भी अलग अलग हो सकते हैं। तो इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन मार्क अगर किसी पर्टिकुलर गाड़ी पे होगा तो उसके ओनर को फिर नंबर बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो किसी भी स्टेट से किसी भी दूसरे स्टेट में जाए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ये रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो इसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस क्या है। देखिए जब भी आप नंबर रजिस्ट्रेशन करवाते हो आपको जो राज्य की सरकार होती है उसको थोड़ा बहुत स्टैंप ड्यूटी वगैरह देनी पड़ती है। स्टैंप ड्यूटी को यहाँ पे मोटर व्हीकल टैक्स कहा जाता है। जब भी राज्य की सरकार को टैक्स देने की बात आती है तो हम लोग डिफॉल्ट बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी, बट यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे? मोटर व्हीकल टैक्स। तो ये मोटर व्हीकल टैक्स या तो स्टेट की सरकार या यूनियन टेरिटरी की सरकार लेती है। तो अगर BH सीरीज का नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल मतलब बस वगैरह नहीं होनी चाहिए, बस और टेम्पो नहीं होना चाहिए, मतलब एक आपकी पर्सनल गाड़ी है, स्कूटी है, कार है, तो इस तरीके के नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए जब आप BH सीरीज का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो व्हीकल अगर 10 लाख रुपए तक का है तो मोटर व्हीकल टैक्स आएगा 8%।
व्हीकल अगर 10 से 20 लाख का है तो मोटर व्हीकल टैक्स आएगा 10%, व्हीकल अगर 20 लाख से ज्यादा का है तो मोटर व्हीकल टैक्स आएगा 12%। ठीक है भाई, ये न्यूज है जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में न्यूज आपको काम आएगी। अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं। तो हर्षल पवाड़े ने हमको ज्वाइन किया है। हर्षल का ये सेकंड मंथ एज अ मेंबर। वेलकम बैक हर्षल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मनीष भाटिया ने हमको ज्वाइन किया है। सहरूज खातून ने हमको ज्वाइन किया है। वैष्णवी अय्यर ने हमको ज्वाइन किया है। जेडम पारादकर ने हमको ज्वाइन किया है। एकांश सिंह ने हमको ज्वाइन किया है। एकांश सिंह का सेकंड मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक एकांश, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। श्वेता गार्टन ने हमको ज्वाइन किया। तो श्वेता गार्टन, जेडम परादकर, वैष्णवी अय्यर, सहरूज खातून, मनीष भाटिया, I welcome you back and special thanks to Harshal Pawade and Ekansh Singh second month as a member. So thank you so much guys and girls for joining. Thank you so much for your consistent support. आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे अगर अब तक आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। कभी कभी भूल जाते हैं तो मैं याद दिला देता हूँ। शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। करंट अफेयर्स की वीडियो सबके काम की, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इंस्टाग्राम पे आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ। और टेलीग्राम ग्रुप याद से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा लेक्चर की पीडीएफ के लिए और एडिटोरियल की आप कह सकते हैं पीडीएफ के लिए। शाम तक आपको जो वेबसाइट का आर्टिकल है जहाँ पे मैं डिटेल में करंट अफेयर्स अपलोड करता हूँ उसका लिंक भी मैं टेलीग्राम में अपलोड कर देता हूँ। बाकी जितने भी करंट अफेयर्स की वीडियोस बनती हैं उनकी जो पीपीटीज होती हैं वो भी मैं अपडेट कर देता हूँ आपका टेलीग्राम में। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक अकाउंट्स अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना रीच 43 करोड़ रुपीस। तो रिसेंटली अपडेट ये निकल के आ रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को शुरुआत की थी अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच के दौरान, उस समय पे अगर आप देखोगे तो तब से लेके अब तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर 43 करोड़ अकाउंट्स को खोला जा चुका है जिसमें टोटल डिपॉजिट पड़े हुए हैं 1.46 लाख करोड़। तो टोटल 43 करोड़ अकाउंट्स खोले गए हैं जहां पे टोटल पैसा पड़ा है 1.46 लाख करोड़। अब ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना था इसको लॉन्च भले 15 अगस्त 2014 को किया गया था, लेकिन 28 अगस्त 2014 से इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी एक टारगेट रखा गया था। तो ओवरऑल अगर आप पीएमजेडीवाई का एम्बेड देखेंगे तो इसमें सारी फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाती हैं, चाहे आपकी बैंकिंग की सर्विसेज हो, अकाउंट खोल के उसमें पैसा आने की बात हो, रेमिटेंस की हो, चाहे उधार लेने की बात हो, लोन लेने की, चाहे इंश्योरेंस सर्विसेज हो, चाहे पेंशन हो, ये सब कुछ एक अकाउंट से लिंक कर दिया जाएगा और अफोर्डेबल मैनर में होगा। सरकारी अगर कोई बेनिफिट आना होगा तो भी आपके जनधन वाले अकाउंट में सरकार की तरफ से वो सब्सिडी आएगी। अभी 18 अगस्त एज ऑफ 18 अगस्त 2021 को आप देखोगे तो टोटल प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट हो गए 43.04%। इसमें से 55.47% अकाउंट्स हैं वुमेन के, लगभग 23.87 करोड़, और लगभग 66.69% अकाउंट आपके रूरल और सेमी अर्बन इलाकों में खुले हैं। तो इंटेंडेड आउटकम यहाँ पे मीट होता दिख रहा है। वुमेन एक वल्नरेबल लॉट है और जो रूरल और सेमी अर्बन इलाकों में लोग रहते हैं वो भी एक वल्नरेबल लॉट की कैटेगरी में आते हैं। तो वहां पे अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अब एक प्रॉब्लम है, 43.04 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में से केवल 36.86 करोड़ अकाउंट्स ऑपरेटिव है, बाकी अभी के लिए ऑपरेटिव नहीं है। हर अकाउंट में जो एवरेज डिपॉजिट है वो है 3,398 करोड़ रुपीस। जो टोटल रुपए कार्ड्स इशू किए गए प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर वो हो गए 31.23 करोड़। ओके, 28 अगस्त 2018 के बाद फ्री एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस दिया जा रहा है रुपए कार्ड्स के ऊपर। पहले 1 लाख था, मतलब जब शुरू की गई थी स्कीम तो रुपए कार्ड पे 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था। 28 अगस्त 2018 से 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया। अब समझिए, जो लोग मेरी रमेश सिंह की वीडियोस देख रहे हैं ध्यान से सुनो। कई बार मैंने आपको रमेश सिंह पढ़ाते वक्त ये बोला है कि जो बहुत पुरानी स्कीम्स हैं 2014 की, 2016 की या फिर उससे पहले की, अभी के करंट अफेयर्स में तो आप उनको पढ़ने बैठोगे नहीं, लेकिन ये सारी स्कीम्स आपकी करंट अफेयर्स में आती रहती हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, अब देखिए हम प्रधानमंत्री जनधन योजना की स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यही मैं बोलता हूँ कि रमेश सिंह में सारी पुरानी स्कीम पढ़ने मत बैठ जाना। करंट अफेयर्स में कुछ स्कीमें आती रहती हैं, आपको वहां से चीजों को टेकअप करना है। आप हर सरकार की स्कीम नहीं रट सकते जो इंडिपेंडेंस से लेके आज तक आई, और रमेश सिंह में लिटरली सारी स्कीम लिख दी गई है। दैट्स व्हाई बी स्मार्ट इन योर रीडिंग। यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना ऑलमोस्ट पूरा हमने रिवाइज कर लिया। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी हमारे सामने आ रहे हैं, करंट से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो इनको आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करो और अकॉर्डिंगली जब भी पेपर आए उसमें लिखो। फिर आप देखोगे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
जो कि 26 मार्च 2020 को सरकार ने लॉन्च की थी। उसमें बोला था कि अप्रैल 2020 से जून 2020, यानी अप्रैल, मई और जून का जो महीना था 2020 का, इसमें एक्स्ट्रा 500 रुपया प्रति महीना क्रेडिट किया जाएगा उन वुमेन के अकाउंट में जिसके पास प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट है। फिर 5 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट होल्डर्स है ना, वो अलग अलग स्कीम्स के अंदर सीधे डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लेते हैं अपने ये जनधन वाले अकाउंट्स के अंदर। तो ओवरऑल जनधन के अकाउंट्स को काफी जगहों पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इनफैक्ट ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसमें कभी कभी फेल्योर भी देखने को मिलता है। तो ये जो फेल्योर है ना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, अगर अवॉइडेबल रीजन है, किसी छोटे मोटे रीजन की वजह से फेल्योर हो रहा है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिशन के अंदर। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बैंक्स और वेरियस अदर मिनिस्ट्रीज मिलकर इस प्रकार के फेल्योर को मिनिमाइज करने की कोशिश करती हैं। जो टोटल अमाउंट ऑफ, आप कह सकते हो, जनधन ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर फेलियर्स होते हैं, देखिए जो टोटल अमाउंट ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर फेलियर्स होते हैं, इनमें से वो फेलियर्स जो कि अवॉइडेबल रीजंस की वजह से होते हैं, इनको कम करने का टारगेट है। तो टोटल डीबीटी फेलियर्स में से अवॉइडेबल रीजंस की वजह से जो फेलियर होते थे वो फाइनेंशियल ईयर 1920 में 13.5% थे। इन अवॉइडेबल रीजंस की वजह से ये जो फेलियर थे, इनको कम करके किया गया है 5.7% टिल फाइनेंशियल ईयर 2021। ठीक है, अभी अनअवॉइडेबल रीजंस कौन कौन से होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर किसान की या एक पर्टिकुलर इंसान की आप आइडेंटिटी तय नहीं कर पा रहे हो कि ये सही आदमी है या नहीं सही आदमी। तो जब आप आइडेंटिटी तय नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको पैसा नहीं भेज सकते, ये अनअवॉइडेबल रीजन है, यहाँ पे आप पैसा नहीं ट्रांसफर कर सकते। लेकिन आइडेंटिटी वगैरह तय हो गई है बट छोटे मोटे माइनर डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो वो अवॉइडेबल रीजन है, उसको साइड हटा के किसान तक या फिर जो भी गरीब आदमी है उस तक पैसा प्रोएक्टिव बेसिस पे पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना का टारगेट क्या है? बैंकिंग द अनबैंक्ड, securing the unsecured, funding the unfunded. These pillars have made it possible to adopt multi-stakeholders collaborative approach in order to serve the unserved and underserved area. एक और चीज दोस्तों, दिल खोल के हो सके तो ज्वाइन बटन दबाएं, आपके ज्वाइन बटन दबाने से काफी हेल्प मिलती है, इसलिए दैट्स व्हाई से सारा का सारा कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो हो सके तो ज्वाइन बटन जरूर दबाएं। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं QSIM, इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटेड टूल किट। अभी क्वांटम कंप्यूटर्स की बात की जा रही है तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि क्वांटम मैकेनिक्स, इसका मतलब क्या होता है। ये क्वांटम नाम का जो शब्द आपका फिजिक्स में आ जाता है, इसका क्या लॉजिक है, तो समझिए। फिजिक्स में हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मोशन को और इंटरेक्शन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनके मोशन को, जब आप इंटरेक्शन को स्टडी करते हो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन के साथ, उसको आप क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हो। तो फिजिक्स में मैकेनिक्स की वो ब्रांच जहां पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मूवमेंट और इंटरैक्शन को मैप करने की कोशिश की जाती है मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू, जिसमें एनर्जी की क्वांटाइजेशन, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस प्रकार के प्रिंसिपल्स, करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल्स को जब ओवरऑल एसेस किया जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल पे मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू, उसको आप बोलते हो क्वांटम मैकेनिक्स। अब ओवरऑल इस क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पे एक क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटेड टूल किट को डेवलप किया जा रहा है। उसको डेवलप कौन कर रहा है? मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया कंट्री का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटेड टूल किट। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टूल किट टू बी इंडिजिनियसली डेवलप्ड and is intended to be a vital tool in learning and understanding the practical aspects of programming using quantum computers. तो भैया प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझना, उनको लर्न करना, अंडरस्टैंड करना, ये क्वांटम कंप्यूटर्स का पार्ट है और इसी को डेवलप करा जा रहा है क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटेड टूल किट के अंदर। इसको कोलैबोरेट करके बनाया गया है IISc बेंगलोर के साइंटिस्ट, IIT रुड़की के साइंटिस्ट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साइंटिस्ट ने मिलकर क्वांटम कंप्यूटिंग के रिसर्च फ्रंटियर्स को इंडिया में एक्सपेंड किया है। इससे रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग को रिसर्च कर रहे हैं उसको ढंग से रिसर्च कर पाएंगे कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। तो ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, इट इज अ रैपिडली इमर्जिंग कंप्यूटेशनल पैराडिग्म दैट कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क विद ग्रेटर स्पीड एंड एफिशिएंसी देन प्रेजेंट डे डिजिटल कंप्यूटर्स बाय हार्नेसिंग द पावर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्रिप्टोग्राफी में, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में, मशीन लर्निंग में क्वांटम कंप्यूटिंग को इस्तेमाल किया जाएगा। इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए भी आपको क्वांटम कंप्यूटिंग की जो कैपेबिलिटीज हैं इनको बढ़ाना पड़ेगा। इन्वॉल्व कौन कौन है यहाँ पे? IIT रुड़की, CDAC और IISc बेंगलोर। रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वांटम कोड लिखेंगे, ओवरऑल क्वांटम एल्गोरिथम्स को डेवलप किया जाएगा, यही सब यहाँ पे बताया जा रहा है। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में न्यूज आपको काम आएगी। फिर भाई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, देखिए RBI यहाँ पे बिल्कुल मीड में है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने के लिए।
एक फेज्ड इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी बनाने की बात की जा रही है इंडिया के अंदर, जिससे सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया जाएगा। हमको समझना पड़ेगा कि क्या लॉजिक है सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी को लागू करने का। करेंसी तो हमारे पास भी है भाई, रुपी है, और वो डिजिटल फॉर्म में भी है। डिजिटल फॉर्म में कैसे कि आपके पास कार्ड है, आपके पास एटीएम है, आप किसी दुकान पे गए, आपने आप कार्ड से पेमेंट कर दिया, आपने यूपीआई से पेमेंट कर दिया, ये सब क्या है? दिस इज एक सॉर्ट ऑफ डिजिटल करेंसी। आपके पास हाथ में पैसा नहीं है लेकिन आप पे कर रहे हो। लेकिन कार्ड के बिना भी, समझिए, कार्ड के बिना भी, किसी इंटरनेट बैंकिंग के बिना भी अगर आप ओवरऑल पेमेंट कर पाओ, तो इसके लिए बनाई जा रही है एक नई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब इस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को एग्जैक्टली किस प्रकार से आप पे कर पाओगे, ये भाई जब सरकार इसको रोल आउट कर देगा तब पता चलेगा। दुनिया भर में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर बातचीत हो रही है, हमारे देश में भी बातचीत हो रही है, ठीक है ना। आरबीआई के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए एक नया प्रोजेक्ट है ये। अभी के लिए तो आरबीआई इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को, इसके सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। एक बार अगर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च हो जाती है तो इंडियन रुपीस के रिस्पेक्ट में उसका एक्सचेंज रेट क्या होगा, ओवरऑल वो देश के फाइनेंशियल सेक्टर पे क्या इंपैक्ट डालेगी, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी पे क्या इंपैक्ट डालेगी, किस प्रकार से ये काम करेगी, इन सब चीज़ों को देखना बाकी है। इन सब चीज़ों के बारे में जो पायलट आप कह सकते हो प्रोग्राम्स हैं, वो अभी के लिए आरबीआई चलवा रहा है। एक सर्वे हुई है सेंट्रल बैंक्स की, बीआईएस सर्वे 2021 में। ओवरऑल दुनिया भर के 86% बैंक्स एग्जामिन कर रहे हैं पोटेंशियल ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में इसके ऊपर बातचीत चल रही है। 60% सेंट्रल बैंक्स इसकी टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहे हैं, 14% इसके पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं इसके ऊपर। कुल मिला के जो पेपर करेंसी है ना, पेपर करेंसी की बजाय वर्चुअल करेंसी की बात हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक में जाओ और किसी बैंक में आप कैश भी ले सकते हो, कैश काउंटर से जाके, और एटीएम से भी पैसा निकाल सकते हो। तो जो आपके पास क्रेडिट कार्ड में पैसा पड़ा हुआ है उसकी इक्विवेलेंट एक पेपर अमाउंट ऑफ करेंसी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल ही वर्चुअल करेंसी है, ये आपके हाथ में आएगी ही नहीं, ये पेपर करेंसी के फॉर्म में आएगी ही नहीं, ठीक है ना। इसको आप ऑनलाइन ही इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है भाई। तो पेपर करेंसी के इस्तेमाल को कम करके डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी लाने देने की बात की जा रही है। प्लस इसकी एक और वजह है, डेनमार्क, जर्मनी, जापान और अमेरिका में अगर आप बात करोगे तो वहां पे जो कैश ट्रांजैक्शंस का अमाउंट होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। तो हर जगह कैश ट्रांजैक्शंस को ले जाना मुश्किल होता है, तो भी इस प्रकार की वर्चुअल करेंसी काम आएगी। हालांकि कार्ड वगैरह से भी पेमेंट करते हैं लोग, बट फिर भी इलेक्ट्रॉनिक करेंसी के क्या स्कोप है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो हमने ये क्रिप्टो करेंसी के कंटेक्स्ट में देखा है, हालांकि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लाने की बात की जा रही है, दोनों में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अभी इस डिजिटल करेंसी के ऊपर और बहुत सी ज़्यादा बातचीत होगी। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाएगा, रुपी के हिसाब से इसका एक्सचेंज रेट कैसा होगा, इसकी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को कैसे इंश्योर किया जाएगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके ऊपर अभी भी हमारे पास जवाब नहीं है, धीरे धीरे करके चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। ग्लोबल डाटा करके एक डाटा और एनालिटिक्स कंपनी है, ठीक है ना, इसने बोला कि इंडिया में डिजिटल कैश आगे आने समय बहुत तेजी से बढ़ेगा। इंडिया इज वन ऑफ द टॉप मार्केट्स ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ डिजिटल कैश अडॉप्शन। 55.4% सर्वे रिस्पॉन्डेंट ये बोलते हैं कि हम डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल करेंगे। चाइना और डेनमार्क जैसी कंट्रीज में भी डिजिटल करेंसी के प्रति लोग, आप कह सकते हो, उत्सुकता दिखा रहे हैं, वो भी उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। हालांकि अभी भी अगर आप एटीएम विड्रॉल्स देखेंगे ना इंडिया में एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो कॉन्स्टेंट ही है। आप देखोगे कि 17% हमारे यहाँ पे एटीएम विड्रॉल्स हैं। जीडीपी का अप्रॉक्सीमेटली 70% एटीएम विड्रॉल है। डिमोनेटाइजेशन के समय 15% हो गया था चूंकि पैसा नहीं था, लेकिन अभी के लिए 17% है। ओवरऑल हम बनना चाहते हैं फ्रांस, बेल्जियम, यूके, ऑस्ट्रेलिया की तरह, जो कि बिल्कुल लेस कैश इकोनॉमीज है, और इंडिया एक इंटेंसिव कैश इकोनॉमी है, चाइना भी एक इंटेंसिव कैश इकोनॉमी है। तो कैश की यूजेज को कम करके डिजिटल पेमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने की यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए कब तक कर पाते हैं। जीएस पेपर थ्रू इंडियन इकोनॉमी में हम लोग बात करेंगे। फिर भैया दुनिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड फिर से मिल गया। अगर आप ग्रीनलैंड की बात करो, अगर आप नक्शा देखो यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे ग्रीनलैंड नजर आ रहा है लाल में, और इधर आपको नॉर्थ पोल नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ग्रीनलैंड के ही नॉर्थ में एक ऐसा आइलैंड है जिसको बोला जाता है कि नॉर्थ पोल के सबसे पास है, इसलिए इट इज नोन एज द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड। पहले ये आइलैंड था उदाक आइलैंड, देखिए ये काला रंग का जो डॉट दिख रहा है ना, ये उदाक आइलैंड था पहले। अब इसके भी नॉर्थ में एक आइलैंड न्यूली डिस्कवर हुआ है जिसको बोला गया है नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। गॉट इट। तो एक तो ये याद रखिएगा कि ये जो उदाक आइलैंड है ये ग्रीनलैंड का आइलैंड है। इस प्रकार की लोकेशंस यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत पूछी जाती है, तो एमसीक्यू में ये हो सकता है आपके सामने, इसको दिमाग में रखिएगा।
तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है वर्ल्ड्स नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड, ठीक है ना। इसको नाम अभी नहीं दिया गया है, बट ऑब्वियस सी बात है ये ग्रीनलैंड डेनमार्क की टेरिटरी के अंदर आएगा। अभी रिसेंटली ही एक एक्सपेडिशन गया था जुलाई में, तो ये उदाक तक गए, पता चला ये उदाक से थोड़ा आगे आ गए हैं और इन्होंने एक नया आइलैंड डिस्कवर कर दिया है, ठीक है ना। उदाक आपका साउथ पोल से 700 किलोमीटर साउथ है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे उदाक मान लो यहाँ कहीं है, तो उदाक से 700 किलोमीटर दूर है आपका नॉर्थ पोल। अभी उदाक के भी कई मीटर आगे, मतलब उदाक के भी लगभग 780 मीटर आगे नॉर्थ में एक और नया आइलैंड मिल गया। हालांकि ये आइलैंड में धीरे धीरे समुद्र डोमिनेंट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के साथ हो सकता है आइलैंड बीत जाए, डूब जाए। मतलब ये आइलैंड लगभग 30 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर की इसकी ऊंचाई है। सीबेड मड, मोरेन्स, सॉइल और रॉक से ये बना हुआ है। चारों तरफ इसके ग्लेशियर्स ढके हुए हैं, ये डूब सकता है। कल की डेट में ग्लेशियर्स आसपास के अगर पिघल जाते हैं तो ये जो नया आइलैंड है वो डूब जाएगा। तो उदाक याद रखिएगा, और उदाक के नॉर्थ में एक और नया आइलैंड मिला, याद रखिएगा। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि इस आइलैंड का कोई नामकरण हो, तो जब भी नामकरण होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब ओवरऑल ये जो आर्कटिक का रीजन है ना, ये आर्कटिक का रीजन बहुत डिस्टर्ब हो रखा है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज इस आर्कटिक के रीजन पे अपना कब्जा जमाने की मूड में। कहाँ पे कब्जा जमाने की मूड में, तो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। अगर आप ये नॉर्थ पोल देखो, तो ये जो नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल के आसपास की जो बर्फ है यहाँ पे, इतने इलाके में रशिया, फिनलैंड, आपका डेनमार्क, कनाडा, यूएसए, इस प्रकार की कंट्रीज अपना जोर जमाने के मूड में, ठीक है ना। इसको एक मिनरल रिच रीजन भी बोला जाता है। तो यूएस, रशिया, कनाडा, डेनमार्क और नॉर्वे, ये सब टेरिटरीज क्लेम कर रहे हैं नॉर्थ पोल के आसपास के इलाकों में, समझ गए। इसके आसपास के सीबेड में फिशिंग राइट, शिपिंग रूट्स, इन सब चीजों को ये लोग ओवरऑल एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि क्लाइमेट चेंज के चलते आइस पिघल रही है, तो यहां से हो सकता है कि शिपिंग रूट्स बन जाए। अब आइस पिघल जाएगी तो उसके एनवायरमेंटल क्या घाटे ये कोई नहीं सोच रहा, बस शिपिंग रूट्स डेवलप हो जाए नए। फिर ये जो ऑटोनॉमस टेरिटरी है ना, डेनिश टेरिटरी ऑफ ग्रीनलैंड, ये रिसेंटली और भी बहुत सारी वजहों से न्यूज में रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हम कुछ आइलैंड्स ग्रीनलैंड के यहाँ पे खरीदना चाहते हैं, तो डेनमार्क ने बोला कि क्या मजाक कर रहे हो, हम अपनी जमीन तुमको बेचेंगे ही नहीं। तो इसको लेके थोड़ा स्कफल हो गया उस समय पे। प्लस ये जो पूरा का पूरा इलाका है, क्लाइमेट चेंज के चलते यहाँ पे काफी नुकसान हो रहा है। वार्मर टेम्परेचर के चलते ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जो छोटे मोटे ठंडे आइलैंड्स थे वो पिघल रहे हैं। जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड में न्यूज आपको काम आएगी। फिर इंडिया एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है मालदीव में। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट बड़ा डेंजरस हो सकता है इंडिया के लिए, रीजन बीइंग इंडिया लगभग यहाँ पे $500 मिलियन खत्म कर रहा है, ठीक है ना। अगर आप $1 मिलियन को मान लो 7-7.5 करोड़ रुपए, तो $500 मिलियन 7 करोड़ रुपए के हिसाब से हो जाएगा 3,500 करोड़ रुपए। तो 3,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बना रहा है इंडिया मालदीव के अंदर। इसके लिए ग्रांट दिया है $100 मिलियन का, लगभग 700 करोड़ रुपए का या 750 करोड़ मान लो, डिपेंड करता है कि आप 70 एक्सचेंज रेट लेते हो, 75 लेते हो रुपए का डॉलर के साथ। और $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट के अंदर का जो पैसा होता है वो एक कम इंटरेस्ट रेट के साथ मालदीव को इंडिया को वापस करना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक 6.74 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाया जाएगा, जो कि ओवरऑल विलिंगली, गुलफिशलू, थिलाफिशू आइलैंड्स को जोड़ेगा। इससे पहले भी जो सबसे बड़ा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव से बनाया गया वो 1.4 किलोमीटर का चाइनीज फंडेड ब्रिज था, और अब यहाँ पे 6.74 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाया जा रहा है ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंदर। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर काफी प्रॉब्लम हो सकती है आगे आने वाले फ्यूचर में। सरकार यहाँ पे अच्छा खासा पैसा खत्म कर रही है। एक बार सरकार यहाँ पैसा खत्म कर देती है और कल की डेट में मान लो कोई प्रो चाइना सरकार आपकी आ जाती है मालदीव के अंदर, क्योंकि मालदीव के अंदर जो अपोजिशन है वो काफी हद तक प्रो चाइना है। 2018 से पहले जो आपके प्रेसिडेंट थे मालदीव के, वो थे अब्दुल्ला यमीन, और अब्दुल्ला यमीन काफी हद तक प्रो चाइना है। तो उस समय पे इंडिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट उन्होंने ब्लॉक कर रखी थी। अभी के लिए प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली, और ये प्रो इंडिया है, तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट जारी है। कल की डेट में इब्राहिम मोहम्मद सोली हार जाते हैं, अब्दुल्ला यमीन आ जाते हैं, तो फिर ये इंडिया की सारी इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे। तो इंडिया का प्रोजेक्ट या तो बीच में बंद हो जाएगा, या ओवरऑल हमारे अच्छे खासे पैसे वहां पे लग चुके होंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। तो एक देश जो कि इतना पॉलिटिकली इनस्टेबल है, पता ही नहीं है कि अपोजिशन पार्टी के लीडर्स उस प्रोजेक्ट को ऑनर करेंगे या नहीं करेंगे। वैसे भी रिसेंटली मालदीव में एक इंडिया आउट कैंपेन चला था, जिसमें मालदीव के लोग और अपोजिशन पार्टी इंडिया के ऊपर इल्जाम करा रहे थे कि इंडिया अपनी मिलिट्री को वहां पे स्टैब्लिश कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी।
तो कुल मिला के 3,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तो सरकार लेके आ रही है, बट लॉन्गर टर्म में प्रोजेक्ट कितना फीजिबल होगा ये हमको समय ही बताएगा। ओवरऑल आपको यहाँ पे मालदीव्स का नक्शा नजर आ रहा है, बहुत सारे एटॉल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो ये है चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ओवरऑल ब्रिज, यहाँ पे एयरपोर्ट है और ये मेल आइलैंड है, तो मेल आइलैंड को एयरपोर्ट से ये ब्रिज जोड़ता है। यहाँ पे जो विलिंगुली आइलैंड है, गुलफशु आइलैंड है, ये वाले जो आइलैंड है इनको ये लाल वाली लाइन से जोड़ा जा रहा है, जो कि ग्रेटर मेल आइलैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। अगर आप देखो तो ये जो लाल लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक नजर आ रही है ना, ये इंडिया बना रहा है, ओके। और इंडिया इसको 3,500 करोड़ रुपए खत्म करके बनाएगा। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। तो ये थी आज की न्यूज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। अगर अच्छा लगे तो आप अपने कमेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे सकते हैं। इफ पॉसिबल प्लीज ज्वाइन द चैनल। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।